हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस शिकावत पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले की क्लास में हमने 73वां संविधान संशोधन 1992 यानी पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे हम दोस्तों। आपने अगर पीछे की क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर के इंडियन हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के आप पीछे की क्लासें देख सकते हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम 4 क्लासों में आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि इंडियन पॉलिटी नाम की उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप जाकर क्लासें देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 4 क्लासों में आपके लिए इंडियन पॉलिटी क्लासें यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 4 क्लासों में ख़त्म करेंगे, तो वैसा ही हमने आपसे वादा निभाया भी। और आज जो हमारी चौथी क्लास है, इस क्लास में ही हम इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था हुई थी, जिसके अंतर्गत नगरीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन अधिनियम आया था। उसमें बताया गया था कि नगर पंचायत का स्तर क्या होगा, नगर पालिका परिषद का कैसे क्या कार्यकाल होगा, कितने लोगों पर नगर पालिका को चुना जाएगा, उसमें चेयरमैन होगा, नगर निगम का गठन कैसे होगा। तो हमने कल जो नगर पालिका के अंतर्गत नगर पंचायत आता है यानी सिटी पंचायत, उसके हमने अनुच्छेदों को पढ़ा था। आज हम अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, किसके, नगर पालिका के अनुच्छेदों को आज पढ़ेंगे। तो नगर पालिका किससे कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, आर्टिकल 243 पी से है आर्टिकल 243 जेड जी तक। पर हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट हमारे अनुच्छेद हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 243 पी में नगर पालिका की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 243 क्यू में नगर पालिका का गठन कैसे होगा बताया गया है। आर्टिकल 243 आर में नगर पालिका की संरचना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 एस में वार्ड समितियों का गठन कैसा होगा और संरचना क्या होगी बताया गया है। आर्टिकल 243 टी में स्थानों का आरक्षण बताया गया है। आर्टिकल 243 बाई में वित्त आयोग बताया गया है। आर्टिकल 243 बी में सदस्यता के लिए निर्भरताएँ बताई गई हैं। आर्टिकल 243 जेड में बताया गया नगर पालिकाओं के लिए लेखाओं की फॉर्म परीक्षा होगी। आर्टिकल 243 जेड ए में बताया गया नगर पालिका के लिए निर्वाचन। आर्टिकल 243 जेड जी में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन बताया गया है। अब हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध यानी सेंट्रल स्टेट और रिलेशन सेंट्रल के और तथा स्टेट के बीच जो रिलेशन है वो किसके अंतर्गत आते हैं। इसमें इसे केंद्र राज्य संबंध को भाग 11 में बताया गया है। नंबर 1 विधायी संबंध होते हैं, नंबर 2 प्रशासनिक संबंध होते हैं, नंबर 3 वित्तीय संबंध होते हैं। विधायी संबंध देखें तो आर्टिकल 245 से 255 में बताए गए हैं। प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 256 से 263 में बताए गए हैं और वित्तीय संबंध आर्टिकल 264 से 293 तक बताए गए दोस्तों। आइए विधायी संबंध को पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशन, क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध हो सकते हैं और विषय के आधार पर हो सकते हैं। संसद का राज्य के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 245 कहता है संसद द्वारा बनाया गया कानून भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग पर लागू होगा। विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या किसी भाग पर लागू होगा। यह आर्टिकल 245 में बताया गया है। आर्टिकल 246 कहता है किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, इसके बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा बताया गया है और सूचियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। नंबर 1 पे देखेंगे तो संघ सूची, जिसे कहते हैं सेंट्रल लिस्ट। इसमें केंद्र सरकार बनाएगी नियम, मूलतः विषय 97 होंगे, अब नहीं है। राज्य सूची देखेंगे तो राज्य सरकार नियम बनाएगी, मूलतः विषय कितने 66, अब कितने हैं 61। समवर्ती सूची पे नियम बनाएगी कौन, राज्य और केंद्र दोनों बना सकती हैं, इसमें मूलतः कितने हैं 47, अब नहीं है उतने। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, संघ सूची में कौन कौन विषय को रखा गया, रक्षा, बैंक, नेशनल हाईवे, जनगणना, मुद्रा, रेलवे, इन सभी विषयों को संघ सूची में रखा गया है। राज्य सूची विषय कौन कौन से हैं, पुलिस, जेल, संचार, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य पालन, कृषि, ये राज्य सूची विषय में रखे गए हैं। समवर्ती सूची में देखेंगे तो आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया, राज्य की सुरक्षा, अनुबंध, न्याय, साक्ष्य और शपथ, ये क्या रखे गए हैं, समवर्ती सूची में विषय रखे गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय जोड़े गए हैं। इसमें कौन कौन से 5 विषय जोड़े गए हैं, तो इसमें बल, वन, शिक्षा, नापतोल इकाइयाँ और न्यायिक प्रशासन, ये 5 विषय इसमें जोड़े गए हैं। एक ही विषय पर दोनों कानून बनाए तो संसद का कानून मान्य होगा। अगर राज्य और केंद्र दोनों एक ही विषय पर कानून बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, संसद का कानून मान्य होगा। अवशिष्ट विषयों पर कानून संसद कौन से आर्टिकल से बनाती है, 248 से। यदि राज्यपाल ने राष्ट्रपति से स्वीकृति ली तो विधानमंडल का कानून प्रभावी होगा। अगर राज्यपाल ने
ये कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति ली थी, तो विधानमंडल का कानून प्रभावी होगा, आर्टिकल 200 में बताया गया है। आर्टिकल 247 कहता है संसद को अतिरिक्त न्यायालय बना सकती है। संसद संसद को अधिकार है कि वो एक अतिरिक्त न्यायालय बना सकती है। आर्टिकल 249 कहता है यदि राज्यसभा का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। आर्टिकल 249 एक कहता है यह कानून 1 वर्ष के लिए ही प्रभावी होगा। आर्टिकल 250 कहता है जब आर्टिकल 352 लागू हो तो संसद को अधिकार कानून बनाने का होता है। आपातकाल के खत्म होने के 6 मंथ तक ये कानून वैलिड रहेगा, यानी वैध रहेगा। आर्टिकल 252 कहता है राज्यों के अनुरोध पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के, यानी कि अगर आपातकाल के समय अगर कोई नियम बनाया जाता है तो राज्यों के अनुरोध पर या 2 से अधिक राज्य होंगे तो इस पर नियम संसद को अधिकार है बनाने का। आर्टिकल 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या समझौते पर यदि आवश्यक हो तो संसद नियम बना सकती है। जब आर्टिकल 356 लागू हो तो संसद को नियम बनाने का अधिकार है। अब देखेंगे प्रशासनिक संबंध राज्य और केंद्र के बीच। आर्टिकल 256 से 263 के बीच बताया गया है। आर्टिकल 256 कहता है संसद की विधि या राज्य में उपस्थित विधि को लागू करना राज्य का दायित्व है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये प्रशासनिक संबंध किसके बीच है? राज्य और केंद्र के बीच। भर्ती, प्रशिक्षण, नियंत्रण ये संघ सरकार के अंतर्गत आएगा। अधिकारी दोनों केंद्र और राज्य के लिए कार्य करते हैं। अधिकारी लोग किसके लिए कार्य करते हैं? केंद्र और राज्य दोनों के लिए। ये किस में आता है? प्रशासनिक संबंध में। आर्टिकल 256 में बताया गया है। आर्टिकल 258 कहता है राष्ट्रपति के बारे में, यानी राज्य की समाप्ति यानी राज्य की सहमति से संघ का कार्य राज्य को सौंप सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहता है कि राज्य की सहमति से संघ का कार्य राज्य को सौंप दिया जाए तो उसको दिया जा सकता है। आर्टिकल 258 ये कहता है राज्यपाल संघ की सहमति से राज्य का कार्य संघ को सौंप सकता है, यानी केंद्र को दे सकता है। आर्टिकल 262 कहता है अंतर्राज्यीय जल विवादों पर निर्णय होगा। संसद विधि बनाकर जल का बंटवारा कर सकती है, उपयोग कर सकती है, नियंत्रण एवं विवादों पर निर्णय दे सकती है। नदी जल बोर्ड अधिनियम आया था 1956 में। ये अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बन गया बाद में 1956 में। आर्टिकल 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद होगी। इसका गठन 1990 में सिफारिश किसकी आयोग की पर इसका गठन हुआ? सरकारी आयोग की सिफारिश पर। कार्य क्या है? संघ और राज्यों के बीच इसका कार्य है। राज्य और राज्यों के मध्य विवादों पर जांच व सलाह देता है। ये सलाह पदाधिकारी नहीं है, पर गठन होगा राष्ट्रपति के द्वारा इसका। अध्यक्ष कौन होगा? पीएम होगा। सदस्य कौन होगा? 6 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, सभी राज्यों के सीएम होंगे और यूनियन टेरिटरी के सीएम व सभी प्रशासक जो उच्च राज्य के हों या उच्च स्तर के प्रशासनिक लोग हों। इसके बाद देखेंगे अब हम अपने के बाद आता है प्रशासनिक सुधार आयोग आता है, जो लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग आता है। फर्स्ट ARC के अंतर्गत इसमें 5 जनवरी 1966 में, यानी फर्स्ट जो ARC यानी प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसके अंतर्गत 5 जनवरी 1966 को अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई की में ये आता है। और सेकेंड ARC 31 अगस्त 2005 में वीरप्पा मोइली अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में आता है। अब देखेंगे शीतलवाड़ समिति 1966 से 1969 तक इसका गठन होता है। फर्स्ट ARC के अध्ययन के लिए इसको गठित किया गया था। राज्यपाल गैर दलीय व्यक्ति हो, ये कहा गया इसमें। अंतर्राज्यीय परिषद बन सकती है, इसमें ये बताया गया। इसके बाद देखेंगे राजमन्नार समिति आती है 1969 में। राज्यपाल का पद प्रसाद पर्यंत ना हो बताया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को मिलें, राष्ट्रपति शासन ना हो बताया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं खत्म हो, ये किसने बताया? राजमन्नार समिति ने। अब देखेंगे सरकारी आयोग आता है, गठन होता है 9 जून 1983 को। अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया इन्हीं की नाम पर बना है। रिपोर्ट 1988 में दी इन्होंने कहा केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, नई अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ी जाएं, राज्य गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, राज्यपाल हो वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, राज्यपाल की नियुक्ति में सीएम का परामर्श हो, राज्यपाल को हटाने के लिए उचित कारण हो, वह कार्यकाल 5 ईयर हो। इसके बाद आता है पुंछी आयोग, गठन होता है 2007 में। रिपोर्ट इसकी आती 2010 में। अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी। राज्यपाल के बारे में उन्होंने कहा निकट में राजनीति से ही दूर रहा हो, राज्यपाल से बाहर राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, वो उस क्षेत्र की राजनीति से नहीं जुड़ा हो, कार्यकाल 5 वर्ष, प्रसाद पर्यंत ना हो, महाभियोग प्रक्रिया हो राज्यपाल को हटाने की, राज्यपाल की नियुक्ति में पीएम, होम मिनिस्टर, सीएम, प्रेसिडेंट व स्पीकर इस समिति के इनके सुझाव पर नियुक्ति करें, समवर्ती सूची पर कानून बनाने
बनाते समय राज्यों से परामर्श हो, अखिल भारतीय सेवा और मजबूत हो, अंतर्राज्यीय परिषद का विस्तार हो। तो ये किसने कहा? ये किसकी रिपोर्ट थी? पुंछी आयोग की। इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? केंद्र राज्य के बीच सहमति बन गई और राज्यपाल के गठन के लिए इसकी सलाह को मान लिया गया। इसके बाद अब देखेंगे केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध, यानी केंद्र राज्य जो इकोनॉमिक यानी कि वित्तीय संबंध है वो कैसे है। कराधान शक्तियों का विभाजन होता है दोनों के बीच। आर्टिकल 265 में कहा गया है बिना विधि से कोई कर नहीं होगा, बना सकता है यानी ले सकता है। संघ सूची के विषयों पर संघ सरकार कर लगाएगी, यूनियन टैक्स लगेगा। विभाजन दोनों को होगा। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कर लगाएगी, स्टेट टैक्स होगा, सिर्फ राज्य के ही पास रहेगा ये। निधियाँ देखेंगे यानी फंड, संचित निधि इसे जिसे कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड यानी सामयिक निधि भी कहते हैं। सबसे बड़ी निधि होती है ये संचित निधि, ये संसद के अधीन होती है। आर्टिकल 266 एक देखेंगे तो धन, कर, ऋण, ब्याज, सरकारी कंपनी का मुनाफा, पैसा विनियोग विधि से निकाला जाएगा, ये आर्टिकल 266 एक में बताया गया है। लोक लेखा देखेंगे, लोक लेखा तो आर्टिकल 266 का 2 में बताया गया है। लोक लेखा किसका? कर्मचारी का, भविष्य निधि का, बचत पत्र का, कार्यपालिका के अधीन कार्य हो रहा है उसका, ये लोक लेखा किया जाएगा। आकस्मिक निधि देखेंगे तो आर्टिकल 267 में बताएगी, जैसे आकस्मिक कार्य के लिए कार्यपालिका के अधीन है। ये 500 करोड़ राशि को इसमें रखा जा सकता है। आकस्मिक कार्य जैसे कोई आपातकाल घटना हो गई है या कोई एकदम पहाड़ फिसल गया है या कोई बाढ़ आ गई है तो उसके लिए 500 करोड़ राशि को क्या है हमेशा कार्यपालिका के अधीन रखा जाता है। आर्टिकल 268 देखेंगे तो संघ जो कर लगाता है उसके बारे में बताया गया। राज्य कर इकट्ठा करेगा, उपयोग कौन करेगा? राज्य के द्वारा, जैसे अल्कोहल, नारकोटिक्स, ड्रग्स, चेक्स, इंश्योरेंस, शेयर पर। आर्टिकल 269 का ये कहता है संघ कर लगाता है, बोथ गवर्नमेंट इकट्ठा करेंगे यानी केंद्र और राज्य दोनों इकट्ठा करेंगे। उपयोग कौन करेगा? दोनों करेंगे। सेवा कर जैसे सर्विस टैक्स 101 संविधान संशोधन द्वारा जैसे जीएसटी आया लगाया गया, वस्तु एवं सेवा कर। आर्टिकल 269 देखेंगे तो लगाएगा कौन? संघ यानी सेंट्रल। संग्रह कौन करेगा? सेंट्रल। उपयोग कौन करेगा? राज्य करेगा। अंतर्राज्यीय व्यापार जैसे वाणिज्यिक में क्रय और विक्रय। आर्टिकल 269 ये देखेंगे तो आईजीएसटी एकीकृत वस्तु कर एवं सेवा कर लगाया गया। बाकी करों पर ये क्या करेगा? एकीकृत वस्तु पर सेवा कर और बाकी करों पर ये कर लगाएगा। आर्टिकल 270 कहता है लगाएगा कौन? संघ। बाकी सभी कौन कौन से के अलावा आर्टिकल 270 पर नियम यानी कि जो कर है इस पे कौन लगाएगा? संघ लगाएगा। किन पे? बाकी सभी छोड़ के 268, 269, 269 271 के अलावा सभी पर आर्टिकल 270 के नियम लागू होंगे। उपयोग कौन करेगा? दोनों करेंगे। वित्त आयोग की ये सिफारिश पर क्या है? दोनों उपयोग कर सकते हैं। लगाएगा कौन? लेकिन संघ लगाएगा ऐसे। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 271 क्या कहता है। आर्टिकल 271 कहता है अधिभार यानी सरचार्ज विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाएगा, यानी जो अधिक भार लगाया जाएगा यानी अधिक कोई टैक्स लगाया जाएगा तो विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाएगा, यानी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो उसका समय पर ये लगाया जा सकता है। आर्टिकल 275 देखेंगे विविध अनुदान यानी संसद द्वारा राज्य को दिए जाते हैं, ये यदि आवश्यकता है तब। वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाएंगे, संचित निधि से दिए जाएंगे। एसटी के विकास एवं कल्याण के लिए होता है ये। आर्टिकल 282 देखेंगे तो विवेकाधीन अनुदान, केंद्र द्वारा राज्य दोनों को शक्ति है इसकी। अब निर्वाचन आयोग देखेंगे, परिसीमन आयोग और वित्त आयोग। इलेक्शन कमीशन यानी डेलिमिटेशन कमीशन और फाइनेंस कमीशन देखेंगे। परिसीमन आयोग और सीमा आयोग, सीटों की संख्या का निर्धारण करना, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण करना, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना, परिसीमन करना। लोकसभा विधानसभा का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मुख्य आधार जनसंख्या होगी। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? मल्काजगिरी तेलंगाना में। और दूसरे सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद यूपी। सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र क्या है? लक्षद्वीप। आर्टिकल 82 देखेंगे क्या कहता है, प्रत्येक 10 वर्षों की जनगणना के बाद परिसीमन होगा। आर्टिकल 170 कहता है विधानसभा का परिसीमन संसद द्वारा 4 बार परिसीमन अधिनियम पारित किया गया है। प्रथम परिसीमन अधिनियम 1952, परिसीमन आयोग 1952 के अंतर्गत पारित हुआ। दूसरा परिसीमन आयोग 1962, ये परिसीमन आयोग आया 1963 में। तृतीय परिसीमन अधिनियम 1972, ये परिसीमन आयोग आया 1973 में। चतुर्थ परिसीमन अधिनियम 2002, ये कुलदीप सिंह आयोग की सिफारिश पर आया। ये इसका जो परिसीमन आयोग आया 2002 में। परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा? प्रेसिडेंट द्वारा ये अधिनियम के अधिकार हैं। संरचना, अध्यक्ष,
कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होंगे, ये निर्णायक होंगे। पदेन सभा सदस्य कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त। सलाहकारी कौन होगा? संबंधित राज्यों के 10 सदस्य क्या होंगे? सलाहकारी होंगे। कार्य क्या है इनका? आर्टिकल 82 में बताया गया लोकसभा का परिसीमन होगा। आर्टिकल 117 में बताया गया विधानसभा का परिसीमन होगा। SC/ST को सीटों का आरक्षण कैसे दिया जाएगा? राज्य में SC/ST जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। अब देखेंगे आर्टिकल 330 क्या कहता है। आर्टिकल 330 कहता है लोकसभा में सुप्रीम SC/ST आरक्षण कितनी सीटें हैं? 84 सीटें हैं। आर्टिकल 332 कहता है विधानसभा में SC/ST रिजर्व सीटें कितनी? आरक्षण 47 सीटें, ये आरक्षित सीटें हैं। परिसीमन का मुख्य आधार क्या होता है? जनसंख्या है। 1971 के आधार पर जनसंख्या को परिसीमन का आधार रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से 2001 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 84वां संविधान संशोधन सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी बताया गया है। विधानसभा सीटों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर है। निर्वाचन आयोग देखेंगे अब इलेक्शन कमीशन गठन होगा, इसका हुआ 25 जनवरी 1950 को, भाग 15 में इसे रखा गया है। आर्टिकल 324 से 329 के अंतर्गत बताया गया है। आर्टिकल 324 देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन बताया गया होगा एक। आर्टिकल 325 में बताया गया अपात्र यानी धर्म जात मूलवंश के आधार पर अपात्र किसे घोषित किया जाएगा। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार को बताया गया है जो 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत आया। आर्टिकल 327 देखेंगे संसद के निर्वाचन संबंधी अधिकारों को बताया गया है। आर्टिकल 328 में विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी अधिकार बताए गए हैं। आर्टिकल 329 में चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा बताया गया है। तो संरचना देखो तो संरचना इसकी क्या है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी जिसका कार्यकाल 6 साल होगा और मैक्सिमम एक यानी 65 साल तक ये रह सकता है। 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष होगा लेकिन 65 साल की एज तक वो रह सकते हैं। वेतन 2.80 लाख रुपए होगा। पद से हटाना हो तो क्या होगा? इन्हें कैसे हटा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह इन्हें हटा सकते हैं। कार्य क्या होगा? निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव तिथियों का निर्धारण करना, आचार संहिता लागू करना, राज्य के निर्वाचक आयुक्त की नियुक्ति करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। 1989 में 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। 1 अक्टूबर 1993 से ये 3 सदस्यीय निकाय अब तक है। पहले CEC सुकुमार सेन थे, पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? सुकुमार सेन 1950 से 58 तक। दूसरे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? KVK सुंदरम। 9th नंबर की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? BS रमा देवी। अब कौन है? ज्ञानेश कुमार। अब चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है हमारे? ज्ञानेश कुमार। अब हम देखेंगे वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसका गठन होता है 22 नवंबर 1951 को। भाग इसे 12 में बताया गया। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बताया गया। संरचना होगी, 1 अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय होगा। सदस्य का कार्यकाल वित्त आयोग का 5 वर्ष होता है। रिपोर्ट वार्षिक राष्ट्रपति को देगा। कार्य संघ एवं राज्यों के मध्य करों का वितरण कैसे हो बताएगा। रिपोर्ट की सलाहकारी देगा। फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? KC नियोगी 1952 से 57। दूसरे अध्यक्ष K संतानम। तीसरे अध्यक्ष AK चंद्रा। 8वें अध्यक्ष YV चव्हाण और 16वें अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया जो प्रेजेंट टाइम पे हैं। इसके अध्यक्ष किसके? वित्त आयोग के। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा राजभाषा लोकपाल, इनके बारे में अब आगे देखेंगे। तो लोक सेवा आयोग 3 प्रकार की होती हैं। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन होंगी बताया गया है। IAS IPS और IFS। केंद्रीय सेवाएं देखेंगे तो IFS यानी भारतीय विदेश सेवा जैसे फॉरेन सर्विस। IRS भारतीय रेल सेवा रेलवे सर्विस। IPS भारतीय डाक सेवा पोस्टल सर्विस के बारे में बताया गया है। अब राज्य सेवा में देखेंगे तो राज्य सिविल सेवा और राज्य पुलिस सेवा होगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC में के बारे में भाग 14 में बताया गया है। आर्टिकल 315 से 323 तक बताया गया इसके बारे में। संरचना क्या होगी? 1 अध्यक्ष होगा, कुछ अन्य सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगे। योग्यता 10 वर्ष अनुभव होगा सेंट्रल सर्विस या स्टेट सर्विस में। पुनः नियुक्ति नहीं होगी इनकी। 6 वर्ष तक कार्यकाल होगा। 65 की एज तक ये कार्य कर सकते हैं। त्याग पत्र ये किसको देंगे? अपना राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अब कार्य देंगे अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन संयुक्त परीक्षा का भी है जो UPSC का काम क्या है?
इसका काम अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन क्या है, संयुक्त परीक्षा का भी, एक संयुक्त परीक्षा भी कराती है। केंद्र व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त परीक्षा करा सकती है। रिपोर्ट वार्षिक राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति संसद में से देंगे। सलाहकारी रिपोर्ट न मानने का कारण बताना होगा। लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। 1935 में FPSC संघीय लोक सेवा आयोग था। 1950 में इसे लोक सेवा आयोग कर दिया गया है, यानी कि UPSC। आर्टिकल 315 में देखेंगे तो UPSC और SPSC का गठन बताया गया है। आर्टिकल 316 में UPSC और SPSC के सदस्य की नियुक्ति व पदावधि बताई गई है। राष्ट्रपति का ने इसका UPSC का कार्यकाल 6/65 यानी 6 साल तक रहेगा, 65 की एज तक, और SPSC का 6 साल तक रहेगा और 65 की एज तक। ये राज्यपाल द्वारा निर्धारित होगा, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगा। ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगा, ये राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होगी। आर्टिकल 317 में पद से हटाना और निलंबन करना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 318 में सेवा और शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगी। आर्टिकल 320 में UPSC एंड SPSC के कार्य बताए गए हैं। आर्टिकल 323 में UPSC जो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है, इसको पार्लियामेंट के द्वारा इसकी सलाह पर इसका गठन होता है। और SPSC गवर्नमेंट के अंदर, राज्य गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये लेजिस्लेटिव का काम करता है, कि रिपोर्ट देता है। UPSC के पहले अध्यक्ष देखेंगे तो रास बारकर थे 1926 से 32 तक। दूसरे अध्यक्ष डेविड पैटरी थे। UPSC के पहले भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी थे 1947 से 1949। पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू थी। राजभाषा देखेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज भाग 17 में बताया गया है। आर्टिकल 343 से 351 तक। आर्टिकल 343 1 में ये देखेंगे तो राज्य की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, ये बताया गया है। राजभाषा स्वीकार की जाएगी 14 सितंबर, कब स्वीकार की गई, 14 सितंबर 1949 को। आर्टिकल 344 देखेंगे तो राजभाषा आयोग आया, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। पहला राजभाषा आयोग 7 जून 1955 में आया, BG खेरी अध्यक्ष की अध्यक्षता में। रिपोर्ट 31 जुलाई 1956 को दी उसने। संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, इसके अंतर्गत कहा गया। राजभाषा अधिनियम 1963 आया, संशोधन करके 1967 में। तभी से इंग्लिश हमेशा के लिए यानी कि लागू की गई, कि इंग्लिश को भी हमेशा अब यूज किया जाएगा। अब देखेंगे आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा के बारे में देखेंगे तो नागालैंड की इंग्लिश है, अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश है, गोवा कोंकणी इंग्लिश है, त्रिपुरा की कोकबोरेक है और सिक्किम की लेप्चा है। भाषाएं राज्य की आर्टिकल 345 में सभी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 348 देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी बताया गया है। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अब देखेंगे लोकपाल। सबसे पहले स्वीडन में 1809 में ओम्बुड्समैन ने ये शुरू किया था। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी इसकी। भारत में सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग LM सिंघवी ने किया था। 2013 में लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त का प्रावधान किया गया। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। सबसे पहले लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र घोष 2019 में बने। वर्तमान में लोकपाल अजय मणिकाराव खानविलकर हैं। समिति किसकी अध्यक्षता में रहती है, PM यानी कि प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट के CJI होते हैं, इसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और एक विधिवेत्ता होता है। लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष प्लस 8 अन्य सदस्य होते हैं। 50% लोगों का उनका जुडिशियल बैकग्राउंड होना चाहिए और 50% SC/ST से होने चाहिए। जांच CBI के माध्यम से ये करते हैं। लोकायुक्त अधिनियम 1970 उड़ीसा के अंतर्गत। सर्वप्रथम लोकायुक्त 1971 में कौन बना, कहाँ पर चुना गया, महाराष्ट्र में। लास्ट क्लास ये है हमारी, देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसके बाद गठन 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 19 फरवरी 2004 को किया गया था इसका गठन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 से में बताया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। आर्टिकल 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में भी बताया गया है। अब हम देखेंगे मुख्यालय इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष इसका कौन होते हैं, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष को मिला के 3 सदस्य होते हैं। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, सूरजभान 2004 में SC से थे ये। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, किशोर मकवाना। कार्य क्या, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण व कल्याण तथा विकास के लिए। यह अर्ध न्यायिक संस्था है। केंद्र में संसद के पास इसका अधिकार है, राज्य में विधानमंडल के पास जाएगी इसकी रिपोर्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देखेंगे तो आर्टिकल 338A में बताया गया अधिकार क्षेत्र किसके पास है,
जानकारी है कार्य मंत्रालय के पास। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। कार्यकाल देखेंगे तो 3 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन है? कुंवर सिंह टेकाम। प्रथम वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह कार। कार्य क्या है इनका? अनुसूचित जातियों के लिए नियम बनाना, कानून बनाना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग देखेंगे तो स्थापना 14 अगस्त 1993 में हुई। संवैधानिक दर्जा इसे 102 संविधान संशोधन 2018 के तहत मिला। 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा एनसीबीसी में 2 अनुच्छेद जोड़े गए। आर्टिकल 338B सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शिकायतों व कल्याणकारी जांच का प्रावधान जोड़ा गया। आर्टिकल 342A राष्ट्रपति को राज्य एवं यूटी में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है। अधिकार क्षेत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। संरचना होगी, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होंगे। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कार्यकाल क्या होगा? 3 वर्ष। वर्तमान अध्यक्छ कौन है? हंसराज गंगाराम अय्यर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया? 29 जनवरी 1953 में। अध्यक्ष कौन है? काका कालेलकर। दूसरा पिछड़ा वर्ग कब आया आयोग? 1970 में। अध्यक्ष कौन है? बीपी मंडल। इस क्लास का यानी कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन पॉलिटी की हमारी लास्ट क्लास और लास्ट हमारा पेज है ये। इसके बाद हमारी इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित एक्ट के तहत 31 जनवरी 1992 में संगठित संविधान निकाय है ये सामुदायिक निकाय है। सदस्य इसमें होंगे, एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य होंगे। ये सामुदायिक निकाय है। 5 में से एक SC ST से होना आवश्यक है, बाकी सेम सभी आयोग की तरह इसमें होंगे गठित। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक हैं। वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर हाटकर हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देखेंगे तो स्थापना 17 मई 1993 में हुई। संरचना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य होंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति सरदार अली खान। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक कितने हैं? 19.3%। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखें तो इसे 1215 में प्रकाशित ब्रिटेन के महान घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कहा जाता था। 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में इसकी स्थापना PHRA 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। आदर्श वाक देखेंगे तो सर्वबंध सुखना है। अध्यक्ष कौन होगा? भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। प्रथम अध्यक्ष कौन है? रंगनाथ मिश्र। वर्तमान में अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम। केंद्रीय सतर्कता आयोग देखेंगे तो स्थापना 1964 में संतानम समिति की सिफारिश पर की गई। संरचना एक अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष, 2 सदस्य होंगे। कार्यकाल 4 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक होगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रथम अध्यक्ष कौन है? HSNS राव। RTI देखेंगे तो 2005 में आया RTI एक्ट। ये स्वयं सूचना का अधिकार है इसमें। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हीरालाल सामरिया, पहले दलित व्यक्ति हैं। तो आप सभी ने देखा, हमने अपनी ये पॉलिटी क्लास में सभी टॉपिकों को उन टॉपिकों को कंप्लीट किया जो संविधान में हमें बताते हैं हमारे अधिकारों के बारे में, कैसे करके हमें अपने जीवन में अपने अधिकारों को पाने के लिए, किस हद तक जाने के लिए हमें संविधान को पढ़ना जरूरी है। आप सभी ने देखा, हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की 4 क्लासों में जैसा कि वादा किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी को ख़त्म किया है। तो हमें आशा है आपको ये सभी क्लासें पसंद आई होंगी। अगर आपने अभी तक पीछे की क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए और इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें 3 क्लासें आपको पीछे वाली मिलेंगी और उन क्लासों को देख करके आइए, तब ये क्लास देखिए तो आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो इंडियन पॉलिटी को हमने पूरा ख़त्म करा दिया है। हमें आशा है आपको क्लासें पसंद आई होंगी। अगर आपको क्लासें पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, कोई नया टॉपिक लेकर के आते हैं आप सभी के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।